बच्चों, आज हम लोग प्रश्न 15 निम्नलिखित के कार्य बताइए, जिसमें क ख ग घ अंग इनका हम चर्चा करेंगे। देखिए, क में क्या है? पीत पिंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इनके विषय में हमें बताना है। और इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था या पढ़ा था ग्राफियन पुटिका के विषय में। तो ग्राफियन पुटिका के विषय में आपने देखा था कि ग्राफियन पुटिका क्या था। तो इस तरह से आपकी संरचना था ये ग्राफियन पुटिका का, ठीक है, इस तरह से संरचना था। ये ग्राफियन पुटिका की संरचना थी बच्चों। ये इसको हम इस तरह से कलर कर दे। ग्राफियन पुटिका अर्थात परिपक्व पुटिका, जो तृतीयक पुटिका से इसका निर्माण हुआ था। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम इसके विषय में अध्ययन किए थे। तो ये जो ग्राफियन पुटिका है या परिपक्व पुटिका जिसको बोलते हैं, ठीक, जब पुटिका तृतीय पुटिका से यह बनता है, जब यह परिपक्व हो जाता है बच्चों, यह परिपक्व हो गया है तो यह रैप्चर हो जाता है, ठीक है, फट जाता है। और इसके अंदर जो है क्या होता है, oocyte होता है, अर्थात इसके अंदर द्वितीयक अंडक होता है। क्या होता है बच्चों? द्वितीयक अंडक होता है, द्वितीयक अंडक। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व हो जाता है तब रैप्चर हो जाता है, फूट जाता है, अर्थात यह द्वितीयक अंडक बाहर निकल जाता है और इसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक बच्चों, और उसके बाद जब यह रैप्चर हो जाता है तो जो बचता है, रक्त आदि जो बचता है, उससे जो निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पीत पिंड या जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो इस तरह से यह संरचना बन जाता है ये, ठीक है, और इस तरह से यह ब्लड के बन जाते हैं। और इसी जो ये क्रिया देख रहे हैं बच्चों, यही कहलाता है आपका क्या? यह कहलाता है कार्पस, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कब बनता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, जब जो है आपका ग्राफियन पुटिका रैप्चर हो जाता है तो इसके अंदर जो रक्त आदि जो आपकी ऊतक होते हैं, इन्हीं ऊतकों से एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। यह है बच्चों कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इस तरह से जो है संरचना बन जाती है। यह जो है रक्त का थक्का होता है, जो रक्त का थक्का बनता है, इसी रक्त के थक्के से इस तरह से जो है आपका जो संरचनाएं बन जाती है। ऐसे यह संरचनाएं इस तरह से बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पर ल्यूटियम। इस तरह से संरचनाएं बन जाती है जिसको हम कार्पर ल्यूटियम कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यह कार्पर ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करता है, अर्थात इसमें से कुछ हार्मोन स्रावित होता है। तो वही पूछ रहा है कि पीत बिंदु या कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करता है। इससे कुछ हार्मोन स्रावित होता है। जो हार्मोन स्रावित होता है, कौन कौन सा है हार्मोन्स? वह है प्रोजेस्टेरॉन। पहला हार्मोन्स आपका है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद जो आपका हार्मोन है वह आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन आदि जो है स्रावित होता है, रिलीज होता है। किससे? आपका यह जो कार्पर ल्यूटियम है, कार्पर ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। और जब यह हार्मोन स्रावित होता है तो इससे होता क्या है, यह जो आपका जो इस तरह से आपका गर्भाशय होता है बच्चों, यह जो आपका गर्भाशय होता है, यह जो गर्भाशय है बच्चों,
तो जो गर्भाशय का यह जो दीवार है, यह दीवार जो है आपका अंतःस्तर दीवार या एंडोमेट्रियम दीवार कहलाता है। यह क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलीजिंग हार्मोन्स, यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है क्या करता है, जब मासिक चक्र आपका प्रारंभ होता है तो क्या करता है, यह इसको इस दीवार को मोटा कर देता है। यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स है, रिलीजिंग हार्मोन्स है, क्या करता है, यह विशेष रूप से जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है क्या करता है, यह एंडोमेट्रियम स्तर को मोटा कर देता है, जिससे जो आपका भ्रूण है वह इस आपका एंडोमेट्रियम स्तर पर आके अंतःरोपित हो सके। तो बच्चों, जो यह कार्पस ल्यूटियम है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करता है। इसमें कुछ हार्मोन्स स्रावित होता है, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलीजिंग हार्मोन्स। और यह प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार है इसको मोटा कर देता है, अर्थात गर्भाशय में मदद करता है और अपरा में भी मदद करता है। तो यह रहा पीतपिंड, ठीक है, यह कार्पस ल्यूटियम के विषय में। दूसरा देखते हैं गर्भाशय का अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय का अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम क्या है, यही है बच्चों गर्भाशय का, ठीक है, 3 स्तर होते हैं, ठीक है, और जो अंतःस्तर होता है सबसे अंदर वाला स्तर होता है इस गर्भाशय का, ठीक है, जिसको हम अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। और इसी पर आपने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट, अर्थात जब भ्रूण का जो है ब्लास्टोमियर्स में परिवर्तन होता है और जब यह 64 की अवस्था में पहुंचते हैं, 64 की अवस्था में, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट जब यह बन जाता है तो यह जो है आके इसी दीवार पर अंतःरोपित हो जाता है। तो यह दूसरा रहा गर्भाशय का अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। तो लिखेंगे गर्भाशय या अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम पर क्या होता है कि जब ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 64 की अवस्था में आ जाता है, तो इसी एंडोमेट्रियम पर आके अंतःरोपित हो जाता है, अर्थात अंतःरोपण में यह सहायता मिलता है, सहायता करता है और अपरा में भी सहायता मिलता है। तो हमने 2 बता दिया, गर्भाशय, अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। चलिए ख की बात करें, अग्रपिंडक क्या है। अग्रपिंडक या एक्रोसोम जिसे कहते हैं। तो बच्चों आप जो है स्पर्म की संरचना देखे होंगे, इस तरह से आपका स्पर्म का संरचना होता है, स्पर्म का संरचना इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से स्पर्म की संरचना होता है ये, ठीक बच्चों, इस तरह से स्पर्म की संरचना होता है। यह स्पर्म की संरचना है। तो स्पर्म के आगे ये, ठीक है, यह एक टोपी जैसी संरचना होती है, इस पर इस तरह से टोपी जैसी संरचना होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और बच्चों इस एक्रोसोम में, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स है, लाइसिंग हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन्स का नाम है आपका रोडिनेज। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो अग्रपिंडक है या एक्रोसोम क्या है, तो जो आपका जो है शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उस पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इसमें कुछ हार्मोन स्रावित होता है, जैसे हाइलुरोडिनेज हार्मोन्स। यह हार्मोन्स क्या करता है, जो आपका यहाँ देखिए, यहाँ जो आपने देखा था कि यह द्वितीयक अंडक निकला था, अर्थात जो आपका अंडाणु होता है, अंडाणु, ठीक है, ये, और अंडाणु के चारों ओर यहाँ देखेंगे, इस अंडाणु के चारों ओर भी एक लेयर होता है और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं,
एक और लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग बोलते थे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, जो यह अंडाणु है बच्चों, ये क्या है? अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु को, ठीक है, जो अंडाणु है इसके अंदर, ठीक है, जो द्वितीयक अंडक है अंडाणु है, ठीक, यह अंडाणु, इसके चारों ओर एक अस्तर होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा इस अंडाणु का क्या होता है? कवच होता है, रक्षा कवच होता है। ठीक, और यह एक्रोसोम का जो हाइलुरोडिनेज एंजाइम है, यह क्या करता है? यह जोना पेलुसिडा को भेद कर अंदर प्रवेश करता है। अंदर जो यह शुक्राणु है इसके अंदर प्रवेश करता है। तो एक्रोसोम का क्या कार्य है? एक्रोसोम का कार्य यही है कि अंडाणु के भीतर अर्थात अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है एक्रोसोम, क्योंकि एक्रोसोम में एक हार्मोन्स पाया जाता है हाइलुरोडिनेज जो है हार्मोन्स। यह क्या करता है? अंडाणु का जो सुरक्षा कवच है जोना पेलुसिडा, उसको भेद कर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये रहा अग्रपिंड। अगला आते हैं शुक्राणु की पूंछ या स्पर्म टेल। तो ये देखिए, यह शुक्राणु के 3 भाग होते हैं बच्चों। यह वाला भाग कहलाता है शीर्ष भाग। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वह मध्य भाग कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको हम पूंछ कहते हैं। ठीक, और यहाँ जो बच्चों ये वाला भाग है, इस तरह से सर्फ के आकार का, इस तरह से सर्फ के आकार का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। तो क्या कर रहा है? पूंछ, शुक्राणु या पूंछ या स्पर्म टेल, यही पूंछ कहलाता है बच्चों। पूंछ का कार्य क्या होता है? यह गति होता है, इसमें गतिशीलता होती है, गतिशीलता होती है। ठीक है, अर्थात इसी के कारण शुक्राणु तैरने में सक्षम होता है, गति करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसी पूंछ के कारण। और उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इसको ऊर्जा जो है, जो शुक्राणु का मध्य भाग होता है उसके मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से इस पूंछ को, ठीक है, क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और जिसके कारण यह गति करता है, गति करने में सक्षम होता है। तो शुक्राणु या पूंछ क्या कहेंगे? शुक्राणु और पूंछ में गतिशीलता होती है और माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा ग्रहण कर, ठीक है, यह गति करने में सक्षम होता है या गति करता है। आते हैं झालर। झालर क्या है? फिम्बरी क्या है? देखिए, यह जो बच्चों है, यह यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। और यही जो झालर जैसी संरचना, इसे फिंगर जैसी संरचना होती है, ये फिंगर जैसी ऐसे ऐसे संरचना होती है, यही जो फिंगर जैसी संरचना है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं झालर या फिम्बरी, इसी को कहते हैं झालर। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं फिम्बरी। तो यही जो अंडाशय का आपका जो है सबसे पहला वाला भाग होता है, आपको पता है, सॉरी अंडाशय का नहीं बच्चों, अंडवाहिनी का। आपको पता है बच्चों, अंडवाहिनी एक जोड़ी पाया जाता है, एक ये है और दूसरा ये है, और इस अंडवाहिनी की 4 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला वाला भाग होता है ना, उसको हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य अंडाणु को पकड़ने का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से अंडाशय होता है, यहाँ क्या है? यहाँ अंडाशय, इस तरह से अंडाशय होता है, और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। जब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो ये झालर क्या करता है? इस अंडाणु को पकड़कर कहाँ पर ले जाता है? एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन पे, जहाँ पर, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? मिलते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो झालर का काम क्या है? झालर का काम ये है कि पहली बात लिखेंगे झालर या फिम्बरी क्या है। तो झालर और फिम्बरी अंडवाहिनी का, ठीक है, पहला भाग होता है। यह फिंगर जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको झालर या फिम्बरी कहते हैं। यह अंडाणु को पकड़ने में सहायता करते हैं, यह अंडाणु को पकड़ते हैं और अंडाणु को पकड़कर, ठीक है, एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन तक ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं झालर या फिम्बरी।
इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 15 का हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। चलिए अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 16 की चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों वीडियो अगर समझ में आ रहा है लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों।